हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर बहुत सारी थ्योरी है। हम लोगों ने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चंस, प्रोराटा सब कुछ अच्छे से कर लिया है। लेकिन इसी थ्योरी का क्या, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। आज मैं आपको ए टू जेड सारी की सारी थ्योरी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन अच्छे से करा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट ट्रस्ट मी, चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं क्लास भगा के नहीं कर सकता इसको, फिर भी कोशिश करूंगा जल्दी आप लोगों के लिए कंप्लीट वन शॉट के अंदर सारी की सारी थ्योरी अच्छे से खत्म करा दूं। तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर के अंदर कंपनी की। तो कंपनी है क्या? तो कंपनी एक क्लास आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्लास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी की कानून की नजरों में एक अलग अहमियत है। कंपनी हमेशा चलती रहती है क्लास, कंपनी कभी बंद नहीं होती। इवन क्लास शेयर होल्डर्स के डेथ के बाद भी, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके डेथ के बाद भी कंपनी आगे चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। और क्लास कंपनी का एक स्टैंप होता है, उसको बोलते हैं क्लास कॉमन सील, विच इज नॉट मैंडेटरी नाउ। शेयर होता क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी का जो पूरा का पूरा पैसा है, जो शेयर कैपिटल है, उसका छोटा, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। कंपनी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज एक्ट 2013, और जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है उस पर्सन को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी की, तो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए क्लास हम क्या बोलते हैं, दैस लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या होता है, जो भी नाम है प्लस लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कहीं ना कहीं नाम आता है। बाकी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के बीच में फर्क क्या है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में, हम आगे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली एंट्री होती है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, एक शेयर की फेस वैल्यू को तो हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर की जो वैल्यू होती है एक शेयर की, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। बाकी शेयर्स पार पे और प्रीमियम पर कैसे भी इशू हो सकता है। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है तो बेसिक एंट्री क्या होती है क्लास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यहाँ प्रीमियम होता तो नीचे एसपीआर ऐड हो जाता। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम होगा तो यहाँ पे टू एसपीआर ऐड हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। एप्लीकेशन की एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसा कैपिटल में जाएगा, बैंक टू शेयर, सॉरी एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की एंट्री अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मिलेगा तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये एंट्री होती है क्लास, ये 6 एंट्री। अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर कई बार पूछ लेता है, मे बी एमसीक्यू में पूछ ले, तो वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। ये तो हो गए बेसिक एंट्रीज। प्रीमियम क्रेडिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लास प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या फर्क है। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का फर्क। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मोड ऑफ फॉर्मेशन। जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन होता है, जो पार्टनरशिप बनता है, वो क्लास एक अग्रीमेंट के थ्रू बनता है। पार्टनरशिप के एसेंस पॉइंट में अग्रीमेंट भी था, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए एक अग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। बट कंपनी बनाने के लिए यू हैव टू रजिस्टर्ड, कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 से, राइट। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर क्लास अगर आपने पहले से करा रखा है तो 2013 की जगह क्लास 1956 का एक्ट होगा। एक्ट की बात करें क्लास 1932 अप्लाई होता है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। अगर हम बात करें क्लास नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, जबकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का मेंबर का हिसाब किताब अलग अलग है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। बट अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की लोन लिमिट प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर है, एक्सक्लूडिंग एक्स एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं क्लास जो छोड़ के जा चुके हैं, बट वो शेयर होल्डर है, उन्होंने शेयर लिया था कंपनी का या काम कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर है। उनको छोड़कर जो बाहर के मेंबर है वो 200 होने चाहिए मैक्सिमम। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उनमें कोई ऐसी लिमिट है ही नहीं, अनगिनत शेयर होल्डर हो सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आईटीसी, इन्फोसिस, ये सब। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की बात करें, ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप में बुक्स का ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्लास कंपनी में बड़े लेवल पे काम कर रहे हो ना आप, ये ऑडिट जरूरी है, कहीं झोल ना कर दो आप शेयर होल्डर्स के साथ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स,
पार्टनर्स कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्लास एनी अदर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जनरली पार्टनर्स को अलाउ नहीं होता क्लास कि अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दिया, भाई तू आके मेरी जगह मीटिंग में बैठ जा। लेकिन शेयर होल्डर में क्या, कंपनी केस में क्लास क्या होता है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। एक्सपेक्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी को छोड़ के नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी में शेयर को किसी और को ट्रांसफर करना मना होता है, बट पब्लिक कंपनी में हम सेकेंडरी मार्केट में पढ़ते ही यही है क्लास, आपने मेरे को बेचा, मैंने किसी और को बेचा, इजीली ट्रांसफरेबल होता है शेयर्स। वाइंडिंग अप, कंपनी जो है अलग अलग तरीके से वाइंड अप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लास अलग अलग तरीके से वाइंड अप होता है। इन कंपनी कैन वाइंड अप ओनली बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस। कंपनी तभी बंद होगी जो कंपनीज एक्ट 2013 में क्लास उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कर। कंपनी बनता भी प्रोसेस से है, लीगल फ्रेमवर्क से, और बंद भी लीगल फ्रेमवर्क से होगा, अपनी तरफ से बंद नहीं कर सकते आप। पार्टनरशिप कैसे बंद कर दो, हमारा मन नहीं कर रहा, हमने क्लास लोगों को मना कर दिया, सेटल कर दिया, बंद कर दिया, कुछ परमिशन की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप आसान है। स्टेबिलिटी की बात करें, पार्टनर्स डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी अफेक्ट द फर्म, वही फर्म को अफेक्ट करेगा। लेकिन क्लास शेयर होल्डर्स का डेथ हो जाए कल को, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो केस मानी जी नहीं रहते तो भी क्लास रिलायंस चलता रहेगा, ठीक है, कोई बंद नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं होता कभी। अब इसके अलावा क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, इसको बोलते हैं ओपीसी। तो ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो 62 सेक्शन 262 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि मतलब ये जो क्लॉज है 62 वो क्या कहता है क्लास, कि भैया एक ही मेंबर होगा तो भी क्लास कंपनी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट बी एक्सीड 2 करोड़। तो क्लास एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, तो लास्ट 3 साल का जो एवरेज है वो टर्नओवर सेल्स 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, 1 से 15 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15, मिनिमम 1। नॉट फॉर्म बाई चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकता क्लास, और ये शेयर इशू नहीं कर सकते जनता को। इनका क्लास स्पेशल होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट हैज़ अ स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डिफरेंस की, तो नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200 होते हैं। मैंने बोला था ना, एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। पब्लिक कंपनी की बात करें, मिनिमम 7, मैक्सिमम की अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट में अलाउ नहीं है, और इसमें क्लास पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो शेयर्स को। प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मस्ट है क्योंकि पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस ही होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। यहाँ पे मिनिमम 3 है पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम हर केस में 15। ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी की बात करें, सब्सक्राइब शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक। आपको पता है शेयर्स पब्लिक को इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी में, इसके अंदर शेयर पब्लिक को इशू नहीं किया जाता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी क्लास, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो पार्टनरशिप में होता है डीड, उसको क्लास यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, नेसेसरी है। और अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है या कुछ मिसिंग है तो टेबल एफ जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, अगर आर्टिकल आपने नहीं बनाया है तो, बट यहाँ पे आर्टिकल नेसेसरी है। नेम की बात करें, इनके नाम क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, और इनके नाम क्या है, खाली लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए क्लास, 90%। ध्यान रखना बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%, कम से कम 90% शेयर्स तुम्हारे बिकने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे पैसे को वापस कर दिया जाएगा, शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, इशू कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब तक 90% पैसा इकट्ठा नहीं होता तब तक जो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है उसको एस्क्रो अकाउंट के अंदर डाल के रखते हैं। कौन सा अकाउंट के अंदर क्लास, एस्क्रो अकाउंट, राइट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, दीज आर दो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी बनाई जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होती है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। रजिस्ट्रेशन फी क्लास, लीगल फीसेस होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे खर्चों को क्या क्या बोलते हैं क्लास, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने के खर्चे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। और अगर आपने क्लास शेयर होल्डर का पैसा उनको नहीं लौटाया, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, तो भैया आपको 15% पर एनम के इंटरेस्ट से पेमेंट करना पड़ेगा। आपने इशू कैंसिल कर दिया और शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं लौटाया तो आपको क्लास 15% का ब्याज भी भरना पड़ेगा, 15% का इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ब्रॉडली क्लासिफाई, आपको पता है 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके अलग अलग क्लास होते हैं, ये ध्यान से समझना, सारी थ्योरी A to Z अच्छे से कवर कर रहा हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा SPCC मोबाइल एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर लेना क्लास, वहाँ पे आपको इसका फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर PDF मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड
टू द इक्विटी शेयरहोल्डर। सीधी सी बात है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि अगर इस साल हमें लॉस हो गया तो अगले साल तुम्हें इस साल का भी डिविडेंड मिलेगा। फिक्स अमाउंट होता है क्लास, फिक्स परसेंटेज होता है प्रेफरेंस शेयर्स को। तो अगर किसी साल लॉस हो गया तो उसका नेक्स्ट ईयर क्लास उसका भी एरियर ऑफ डिविडेंड जो है वो मिलता है इसके अंदर, और इक्विटी को देने से पहले मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एन एरियर ऑफ डिविडेंड। वो इस साल प्रॉफिट होगा तो उनको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। तो अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो आपको पुराना भी मिलेगा, और अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो आपको इस साल का मिलेगा और इक्विटी से पहले मिलेगा। दूसरा क्लास जो कैटेगरी है वो पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, shares are the articles of association of company may provide that dividend has been paid to the equity shareholders of the holders of preference shares will also have a right to participate in the remaining profit। सीधी सी बात है, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से इक्विटी वालों को देने के बाद भी जो पैसा है क्लास, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज बीन पेड टू डिविडेंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सीधी सीधी भाषा में तुम्हें समझाऊं, जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको इक्विटी वालों को दिया जाता है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को उसमें से भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ फिक्स मिलेगा जो उनको शुरू से मिलता आ रहा था। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको नियर फ्यूचर प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। फ्यूचर में इनके प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्शन कभी भी नहीं होगा फ्यूचर में। अगला है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। उन प्रेफरेंस शेयर्स को जिनको रिडीम कर दिया जाता है, जिनका पैसा लौटा दिया जाता है एक टाइम के बाद, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटाया नहीं जाता, बस जब कंपनी बंद होगी, कंपनी वाउंड अप होगी, तब उनको पैसा लौटाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम बाय द कंपनी विद अ स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20। ध्यान रखना क्लास, 20 साल के अंदर अंदर इंडिया का रूल है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटा देना है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज अमाउंट ऑफ which can be returned by the company to the holders of such shares when the company is winding up, but the Companies Act 2030 does not permit issue of irredeemable preference shares। यानी कि Companies Act 2013 अब irredeemable preference shares को परमिट नहीं करता। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। कंपनीज एक्ट 2013 irredeemable preference shares को परमिट नहीं करता। मतलब अगर आज की डेट की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स को विद इन 20 ईयर्स रिडीम करना ही करना है, 20 साल के अंदर उनका पैसा लौटाना ही लौटाना है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जब क्लास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशू। हमने इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आई 15,000 की, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी क्लास अलॉट कर सकती है इन 3 तरीके से। कुछ लोगों को पूरा का पूरा पैसा दे दो, कुछ शेयर्स दे दो, कुछ लोगों को क्लास रिजेक्ट कर दो, और कुछ लोगों को प्रपोर्शनेट दे दो। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। ये 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं क्लास शेयर्स इशू करने का इन ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसको हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव मानते हैं शेयर इशू करने का, जो कि है प्रोराटा अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच। सबसे पहले अगर मैं राइट टू डिविडेंड की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले, जबकि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा क्लास प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। रोल ऑफ डिविडेंड क्लास, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड क्लास, रोल नहीं रेट। ये जो रेट है क्लास ये फिक्स्ड है, और रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज बाय द डायरेक्टर। यहाँ पे रेट फिक्स होता है, इनको फिक्स है, प्रेफरेंस से मिलना ही मिलना है, पहले मिलना है। इनका क्या है क्लास, यहाँ पे ये डायरेक्टर फिक्स करेंगे हर साल अपनी मीटिंग में। एरियर ऑफ डिविडेंड, इफ प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस को डिविडेंड का एरियर मिल जाता है इक्विटी शेयर्स को देने से पहले, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर एवरी ईयर। इन केस ऑफ नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं इस साल लॉस हो गया नहीं मिलेगा, डिविडेंड प्रपोज नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्लास इस साल लॉस हो गया तो अगले साल उसका हिस्सा मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबिलिटी, इट में भी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, इट कैन। इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं करते, प्रेफरेंस को 20 साल के अंदर क्लास कन्वर्ट कर दी जाता है, इक्विटी को नहीं करते। रिडम्पशन की बात करें क्लास, ये रिडीमेबल है क्लास, और कंपनी में बायबैक, कंपनी इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं करती, इक्विटी शेयर्स बायबैक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल के अंदर रिडीम किया जाता है। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता क्लास, दे हैव वोटिंग राइट ओनली इन सर्कमस्टांसेस। जनरली नहीं होता है क्लास, किसी खास केस में अगर हो गया ठीक है, लेकिन क्लास इनके पास प्रॉपर क्लास ऑल सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर वोटिंग राइट होती है। राइट टू पार्टिसिपेशन, दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। क्लास प्रेफरेंस वाले बाहर वाले हैं, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, इक्विटी वालों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना है। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी कैपिटल इज रीपेड। यहाँ पे पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा लौटाया जाएगा, जबकि इक्विटी वालों को क्लास प्रेफरेंस के बाद पैसा लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले इनका पैसा लौटाया जाएगा अगर बंद हो जाता है बिजनेस तो।
अदर देन कैश की आपको जनरल एंट्री पता होगी। असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट्स खरीदा है। अगर नाम नहीं लिखा तो वेंडर लिखोगे, नाम लिखा है तो नाम लिखोगे। फिर अगर आप वेंडर को पार्ट पेमेंट कर देते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, और जो बचा कुछ शेयर्स में देते हो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर जरूर निकालना कि आप वेंडर को, दुकानदार को कितने शेयर्स इशू करोगे। तो जो भी तुम्हारा बैलेंस बचा हुआ है देना, अमाउंट पेबल, मान लो 50 लाख की एसेट खरीदी, 10 लाख नगद दे दिया, 40 लाख और बचा है, इस 40 लाख को डिवाइड दे दोगे इशूइंग प्राइस से। कौन से प्राइस से, इशूइंग प्राइस। शेयर 10 का इशू हुआ है तो इशूइंग प्राइस 10, 10 प्लस 2 12 का इशू हुआ है तो इशूइंग प्राइस 12। इसको बोलते हैं अदर देन कैश। अच्छा, अगर आप एक एसेट नहीं खरीद रहे, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कम पड़ता है कैपिटल रिजर्व। सेम टू सेम ऐसा डिवेंचर के अंदर भी मिलेगा आपको, राइट। बाकी रेस्ट एंट्री सेम होंगी। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो ये है एसेट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, इसको बोलते हैं नेट एसेट। अगर नेट एसेट ज़्यादा है, अगर नेट एसेट ज़्यादा है और जो क्लास परचेज कंसिडरेशन कम है, तो जो बैलेंस आएगा, अगर नेट एसेट ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो जो बैलेंस आएगा कैपिटल रिजर्व आएगा। और अगर नेट एसेट्स कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो जो बैलेंस आएगा गुडविल आएगा। असेट है 10 लाख की, मांग रहे हैं 12 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली 2 लाख का गुडविल है। असेट 12 लाख की है, मांग रहे हैं 10 लाख, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से। आई क्लास बात समझ। इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर और प्रमोटर। अंडरराइटर वो इंसान है जो हमारे शेयर्स को बिकवाएगा, जो गारंटी लेगा कि भैया 90% से कम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इशू कैंसिल हो जाएगा, फिर कंपनी की बेइज्जती होगी, नुकसान होगा। तो इसीलिए क्लास अंडरराइटर्स एक तरीके का ब्रोकर है जो आपके शेयर्स को बिकवा देगा, इसकी गारंटी लेता है। इसकी एंट्री होती है क्लास अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। फिर जब अंडरराइट बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स, और जब कमीशन पे करोगे तो क्या करोगे क्लास, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आप उनको शेयर्स दोगे, अंडरराइटर बीइंग शेयर्स इशू टू अंडरराइटर्स, ठीक है। तो अंडरराइटर को शेयर इशू करोगे तो पहले एक्सपेंस को ड्यू करोगे, फिर पे करोगे। प्रमोटर्स को शेयर इशू करोगे तो क्लास लिखोगे शेयर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक ही एंट्री कर सकते हो, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप 2 एंट्री करना चाहते हो तो वो भी वैलिड है। फिर आप करोगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली प्रमोटर कैंसिल हो जाएगा, एंट्री यही बचेगी, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स, नरेशन हो जाएगा, इतने शेयर्स आपने इशू किया। तो अगर अंडरराइटर्स और प्रमोटर को शेयर इशू किया तो इस तरीके से क्लास आ सकता है। दूसरा, फॉरफीचर और रीइश्यू। तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अनपेड कॉल्स, यानी कॉल्स इन एरियस। रीइश्यू करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसबीआर, डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को हम लोग शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आखिरी में जो भी पैसा बचा हुआ उसे भेजते हैं कैपिटलिज्म में, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रो राटा भी आ जाता है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्लास। आपने को मैंने टेबल बना के बताया था, अगर मान लो 400 शेयर्स अप्लाई हुआ है, अलॉट 300 शेयर्स हुआ है, तो ये 100 शेयर्स का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी जो है वो उसने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया होगा। 100 इंटू एप्लीकेशन मनी जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया होगा। तो जब आप फॉरफिट करोगे ना, तो उसमें आप ये वाला अमाउंट भी प्लस करोगे, और अलॉटमेंट का एरियर निकालते हो तो ये वाला अमाउंट भी माइनस करोगे। वो ऐसी चीज़ है, प्लस माइनस वाला आप भूल ही जाते हो। तो जो बड़ी एंट्री करोगे ना, जो छोटा टेबल हम लोग बनाते हैं जैसे मैंने सिखाया है, तो उसका अलॉटमेंट में जो टेबल में एडजस्ट है, मतलब इस शेयर होल्डर ने जो भी एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, उसे आप फॉरफीचर में प्लस करोगे और अलॉटमेंट से माइनस करोगे, क्योंकि बाद में उसने अलॉटमेंट दिया नहीं, लेकिन पहले इसने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया था। तो ये वाला काम आप भूलना मत, ये वाला काम आपको याद रहेगा। बाकी अगर आपको प्रीमियम नहीं पेड किया शेयर होल्डर ने, तो फॉरफिट की एंट्री में आप एसपीआर को भी डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल। प्रीमियम पेड है तो भूल जाओ, नहीं है तो याद रखो। तो ये एंट्रीज हैं क्लास, ये थियरी नहीं है, बट हाँ ये आपको याद मैंने दिला दिया। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इससे क्वेश्चन आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, फिर जो नोट्स आप बनाओगे शेयर कैपिटल का, जो जैसे ये बैलेंस शीट है, तो इसमें क्या आता है क्लास, बैलेंस शीट में ओनली शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके लिए नोट नंबर 1 आएगा, और यही हमारे सिलेबस के अंदर है। नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स है,
और ये किसके लिए नोट्स है? शेयर कैपिटल। इसके अंदर क्या क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज लाइफ टाइम में कितना इशू कर सकते हो, इशू इस साल कितना इशू किया, सब्सक्राइब कितने की एप्लीकेशन आई है। अब जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल उसमें से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस कर देते हैं और शेयर फॉरफिट हुआ तो शेयर्स कम कर दो और फॉरफिट अमाउंट प्लस कर दो। रीइशू को इग्नोर करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना है, सिक्योरिटी वन रिजर्व को इग्नोर करना है। ये बातें क्लास के अंदर, कॉल्स एंड एडवांस को भी आपको इग्नोर करना है। ये चीज़ें क्लास है इसके अंदर। एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, तो आप ये बात भी ध्यान रखोगे, बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकता है। पहले आप ये फॉर्मेट बनाओगे, फिर क्लास नोट्स टू अकाउंट्स में तीनों शेयर कैपिटल को ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब, इन तीनों को आपने लिखना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम और थ्योरी की बात करें इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है क्लास। इनके बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है और बच्चे गलत कराते हैं, सोचते हैं सेम चीज़ है। नहीं यार, रिजर्व कैपिटल अलग है और कैपिटलिज्म अलग है। तो मीनिंग की बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मतलब क्या होता है? बेसिकली शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने अभी सिर्फ 7 ही मंगवाया है, कंपनी ने 3 नहीं मंगवाया। कंपनी ने बोला ये 3 हम तब मंगाएंगे जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तब हम मंगवाएंगे। तो रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी बंद होगी तब पैसा मंगाएंगे, उससे पहले नहीं मांगते। तो ये पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है। ध्यान, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन ये पार्ट ऑफ रिजर्व है विच इज नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये एक्सिस अमाउंट है फॉर फीचर का जो कैपिटलिज्म में डाल देते हैं। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ये पैसा आता है, इससे डिविडेंड नहीं बांटते, इसको हम लोग बोनस देने के काम में लाएंगे। क्रिएशन, इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज क्रिएट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो आपने शेयर्स फॉरफिट किया है ना, ये रेगुलर नेचर का प्रॉफिट नहीं है, दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। अगर मैं ऑप्शन और मैंडेटरी की बात करूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व जो है वो मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई कैपिटल प्रॉफिट कमाया है तो कंपनी उसको कैपिटलिज्म में डालेगी और इस कैपिटलिज्म के पैसे को शेयर होल्डर की भलाई के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेजोल्यूशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ठीक है, ये क्लास होगा, ये और पॉइंट क्लास यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, मिस्टेक हो गई है। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। इसको कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के यूज में नहीं लाया जा सकता। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, इसको कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रेजोल्यूशन की बात करें, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको रिजर्व कैपिटल बनाना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और इसके लिए क्लास कोई स्पेशल रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं। ये तो तुम्हें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट अगर हो गया, ऐसा प्रॉफिट जो रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट होता है तो बस इसको सीधे डाल दो कैपिटलिज्म में। लेकिन इसके लिए क्लास कंपनी में वोटिंग करानी पड़ती है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन 75% से ज़्यादा लोग अगर वोट करते हैं तभी क्लास इसको बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बनाया जा सकता। डिस्क्लोजर की बात करें, इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनी बैलेंस शीट। रेजोल्यूशन का पॉइंट ये है, राइटिंग ऑफ का पॉइंट ये है, इट इज नॉट डिस्क्लोज इन कंपनी बैलेंस शीट। इसको कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसको क्लास कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है और मेन हेड है शोल्डर फंड, उसके अंदर इसको डिस्क्लोज किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है आपको उसको इन्हीं स्पेशल काम में इस्तेमाल ला सकते हो। इन्हीं स्पेशल काम में क्लास इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर्स इशू करने के काम आता है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के काम आता है। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिस्काउंट, लॉस ऑन राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने का काम आता है। बायबैक ऑफ शेयर्स करने का काम आता है। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल और डम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स। देखो, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो और उस रिडीम में कोई प्रीमियम है तो उसको भी क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। या आपने प्रैक्टिकली इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, तो ये 5 पॉइंट है। फुली पेड बोनस शेयर, प्रीमियम एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने के जो खर्चे हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होता है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होता है और बायबैक ऑफ शेयर्स। ये सेक्शन 52 कहता है कंपनीज एक्ट का कि सिक्योरिटी रिजर्व को इन्हीं 5 काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और थ्योरी भी है इस चैप्टर के अंदर, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट। जब क्लास कंपनी कुछ खास लोगों को शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्लास कंपनी आम जनता को शेयर इशू नहीं करती। दिस इन्वेस्टर्स यूजुअली बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इनको शेयर इशू करती है क्लास। और ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स इकट्ठे खरीदते हैं। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफर, मेकिंग एन ऑफर ऑफ इनवाइटिंग पब्लिक इन जनरल फॉर फर्स्ट टाइम
पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, उसको बोलते हैं आईपीओ। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर एज पर टेबल एफ 10% है, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट 10% है। अगर आपने एडवांस दी है, कंपनी आपको 12% पर एनम का इंटरेस्ट देती है। कहाँ लिखा है? टेबल एफ के अंदर। कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हैं, ये क्लास इसकी पोजीशन है। शेयर फॉरफिट अकाउंट को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अकाउंट में प्लस करते हैं। कॉल्स इन एडवांस मेन हेड है करेंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करेंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो मेन हेड है वो है शोल्डर फंड और मेन हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ जितनी भी चीजें थी क्लास हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली। हमारा जो लास्ट टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके अंदर ये भी थियरी है। ईसॉप बोलते हैं क्लासेस को, ईसॉप स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी में एम्प्लॉयज लंबे समय तक काम करे, बार बार भागे ना, ईमानदार रहे, कंपनी में डेडिकेटली काम करे, इसलिए क्लास कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल के अच्छे लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको लंबे समय तक रोकने के लिए उनको क्लास कुछ शेयर्स दिए जाते हैं सस्ते प्राइस पे। हमारा शेयर 100 रुपए का है मार्केट प्राइस, हमको 70 रुपए में 1 लाख शेयर देंगे। तो 70 लाख, 1 करोड़ की चीज तुमको 70 लाख में मिल जाएगी अगर तुम 5 साल काम करोगे तो। इस 5 साल का जो काम करना है उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड या कंडीशनल सर्विस पीरियड या वेस्टिंग पीरियड, कि भैया ये टाइम है 5 साल का, इस 5 साल आपको कंटिन्यू काम करना है। समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ऑप्शन स्कीम, इट मींस ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर। देखो ये ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है तुमको 70 लाख का शेयर लेना ही लेना है तो मत लो, बट हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप ले सकते हो, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा शेयर्स। 1 करोड़ के शेयर 70 लाख मिलेंगे, 30 लाख का फायदा, और आप अच्छे से काम करोगे तो आपके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, है ना। तो इट इज एन ऑप्शन नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये ऑप्शन है क्लास। और ये एक स्वेट इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन आया, जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ऐसे शेयर्स हैं, या ईसॉप ऐसे शेयर्स हैं जो कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है, और कई बार ये 100% तक भी जा सकता है। स्वेट मतलब पसीना। स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम ऐसे आया जिन लोगों ने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, खून पसीना जिन लोगों ने कंपनी के लिए बहाया है, कंपनी उन शेयर होल्डर्स को, उन डायरेक्टर्स को फ्री में भी शेयर इशू कर सकती है, जिस शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज अ वाइडर टर्म दैन ESOP. It is included in issue of shares to promoter and incorporating of company. जो प्रमोटर को भी शेयर इशू किए जाते हैं ना, पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, वो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। शेयर्स अंडर ESOP स्कीम लॉक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कम से कम तुम्हें 1 साल तक काम करना पड़ेगा, तुम इस शेयर्स को बेच नहीं सकते विद इन 1 ईयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट। ESOP की कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रांट डेट, जिस दिन मान लो एक एम्प्लॉय के साथ बात करता है, कहता भैया मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा अगर तुम 5 साल काम करोगे, उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। वेस्टिंग डेट वो है क्लास जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, आपने 3 साल तक काम किया, पूरा हो गया वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग पीरियड वही पीरियड है जिसमें काम करना है, 3 साल तक कंटिन्यू काम करना है, इसे ग्रांट डेट हो गया, ये वेस्टिंग डेट हो गया, और ये हो गया क्लास 3 साल आपके पूरे हो गए। 3 साल के बाद तुरंत नहीं बोलेगा कि आप भैया शेयर खरीद लो, 3 साल के बाद भी आपको 90 दिन का या 3 महीने का, 6 महीने का या 100 दिन का टाइम देंगे कि भैया इतने दिन में आप शेयर्स खरीद लेना अगर खरीदना चाहो, नहीं तो आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा, आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं एक्साइज पीरियड। क्या बोलते हैं क्लास? एक्साइज पीरियड। और इस लास्ट डेट को बोलते हैं एक्साइज डेट। ESOP देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना एम्प्लॉय के बीच में, उनको एक तरह से मॉनेटरी इंसेंटिव देना, लंबे समय तक एम्प्लॉय जो है स्टेबल रहेगा, कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, कंपनी का लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा। ये है क्लास आपका ESOP का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्लास सरेंडर ऑफ शेयर्स। एक होता है सरेंडर ऑफ शेयर्स, देखो एक होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल कर दिए। कई बार शेयर होल्डर्स खुद ही जाता है कंपनी के पास, कहता है भैया मैं आपको आगे की किस्त पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं शेयर्स को सरेंडर कर रहा हूँ। उस केस में भी कुछ नहीं मिलना उसको, फॉरफिट होना ही अमाउंट, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि भैया मैं, अब कोई कंपनी छोड़ के चला जाए बिना बताया और कोई बता के जा रहा है, छोड़ के तो जा ही रहा है लेकिन बताने वाला अच्छा रहता है कि चलो बता दिया, तो ये वही है क्लास, हम कंपनी को कहते हैं भैया हम छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको अब आगे पैसे नहीं दे सकते, हमारे शेयर्स कैंसिल कर लो। दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ shares. According to section 39 subsection 2 of Companies Act 2013, minimum application money should be 5% of face value. कम से कम 5% जो है फेस वैल्यू का आना चाहिए। लेकिन सेबी क्या कहता है? एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। सेबी कहता है 25% क्लास, और कंपनीज एक्ट कहता है 5%। एज पर द पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बीच में। अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25%। किसी भी एक कॉल का पैसा, किसी भी एक इंस्टॉलमेंट का पैसा 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर शेयर 100 रुपये का है तो कोई भी एक कॉल 30 रुपये की नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 25। 14 दिन का नोटिस तुमको देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, उनके शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले। 14 डेज का नोटिस जरूर देना शेयर होल्डर्स को फॉरफिट करने से पहले। कम से कम तुम्हें 14 दिन का समय देना है। अगर उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, उसके शेयर्स को कर लो फॉरफिट।
ओके तो ये हो गया क्लास इश्यू ऑफ शेयर का पूरा थियोरी का रिवीजन। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारी थ्योरी थी इसके अंदर और 24 नंबर का पूरा है ये वाला बुक, शेयर और डिबेंचर दोनों मिला के। तो मेहनत अच्छे से करना, इसका डिटेल मैंने सब कुछ करा दिया है और आज मैंने थ्योरी करा दी। बहुत सारी थ्योरी थी, नोट्स आपको दे दिए मैंने। उम्मीद है क्लास सपोर्ट करोगे। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना समझ आ रहा है कि नहीं। दिन रात एक कर रहा हूँ क्लास, आपके पीछे नींद नहीं हो पा रही पूरी, लेकिन बस मेरा मन है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं एंड तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तीनों सब्जेक्ट का, तब तक क्लास मुझे नींद पूरी भी नहीं करनी है। ऐसे ही चलता रहेगा। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।